हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BSEB इजी क्लासेस। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है यानी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ है भारत में। तो आज इस वीडियो में चैप्टर 1 का क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में फुली डिटेल से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका विकास का ये किस प्रकार डेवलप हुआ। यानी अर्थव्यवस्था का जो विकास है ना, ये एक पौधे की तरह है। जिस तरह एक पौधा बढ़ता है, उसका पत्ती आता है, फिर धीरे धीरे उसका शाखाएं निकलती है, फिर फल आता है, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तो आज इस वीडियो में इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, आखिर वो जो अर्थव्यवस्था है क्या है। तो समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वो हिस्सा है, वो शाखा है जो ये अध्ययन करती है, जो ये बताता है, ये बतलाता है कि व्यक्ति, समाज, व्यवसाय और सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करें ताकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, वस्तुओं और सेवाओं, कोई भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन यानी उसका पैदावार, नई चीजों का निर्माण, नई चीजों को बनाना, उसके बाद वितरण, उसको बांटना और उपभोग कुशलता पूर्वक किया जा सके। इन सभी बातों का जिसमें अध्ययन होता है उसी को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था ही उसका रीढ़ होता है उस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए। अब चलते हैं ब्रिटिश शासन। क्या ब्रिटिश शासन, जब अंग्रेज हमारे इस भारत देश पर सोने की चिड़िया पर कब्जा किया था, आकर के अपना हुकूमत चला रहा था, तब जाकर के हमारा अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गया था। यानी अर्थव्यवस्था अपने सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा था, क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा था, जो भी चीज बन रहा था भारत में, वो जाकर के ब्रिटिश चला जाता था, चाहे वो धन हो या फिर नई वस्तुओं हो या फिर सूती वस्त्र हो। उसके बाद देखते हैं, यानी ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का इकोनॉमी किस प्रकार था। तो देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, क्या कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग यानी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग उस समय ज्यादा हुआ करता था। उसके बाद व्यापार यानी बिजनेस में, उसके बाद यातायात में कई देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। यानी ब्रिटिश शासन आने से पहले इंडिया का जो यानी अपना इकोनॉमी सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, ग्रो भी कर रहा था, लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन समय के साथ जब ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो वो उसका रीढ़ यानी अर्थव्यवस्था को, रीढ़ को तोड़ दिया गया। धीरे धीरे हमारा देश अंदर से खोखला होता चला गया। उसके बाद जातिवाद होने लगा, फिर वो आंदोलन हुआ। लेकिन यहां कह रहा है कि उस शासन को आने से पहले यानी ब्रिटिश शासन को आने से पहले कृषि प्रधान हुआ था, क्योंकि हमारा देश में आपको देखा जाए तो सिंधु और गंगा का जो मैदान है ये दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे ज्यादा कृषि किया जाता है, जिसके कारण कृषि प्रधान होने के बावजूद यानी उद्योग में भी अच्छा खासा था, उसके बाद व्यापार में भी बहुत ज्यादा आगे था और यातायात में कई देशों की तुलना में अच्छी व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था कब थी? ये ब्रिटिश शासन के पहले था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आ गया तो ये सब कुछ खत्म होने लगा। अब नोट में एक बात देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति क्या हो गई? जर्जर हो गई, बिल्कुल खस्ता हो गया। क्योंकि किसी भी देश में अगर लगातार शोषण चलता रहेगा, वहां का विकास नहीं हो पाएगा, औद्योगिकरण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उस देश का अर्थव्यवस्था दिन ब दिन अपना जो एक ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाएगा, जिसके कारण वहां का अर्थव्यवस्था स्लो हो जाएगा और वो देश दिन ब दिन दूसरे देशों की तुलना में विकास की स्थिति में नीचे चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। लेकिन आजादी के बाद ये सब कुछ बदला गया, औद्योगिकरण हुआ और भारत का यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा विकसित करने लगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब देखते हैं यानी ब्रिटिश शासन। क्या ब्रिटिश शासन काल, ब्रिटिश जब यहां पर इंडिया में शासन कर रहा था, शासन काल के लगभग 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने लगभग 200 साल तक ही भारत पर अपना शासन जमाया था, अपना अधिकार चला रहा था। तो जब वो अपना अधिकार चला रहा था तो वो अपना रूल लेके आया, अपना रूल एंड रेगुलेशन लेके आया, जिसके कारण उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था चलने लगा। और जो भी सामान, जो भी वस्तुएं, जो भी सेवाएं उत्पादन होती थी, उन सब का लाभ सिर्फ ब्रिटिश को जाता था, जिसके कारण यहाँ का अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाया था। अब हम लोग देखते हैं कि उपनिवेश। क्या उपनिवेश क्या है? ये एक शब्द है उपनिवेश। तो किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी
किसी, यहां समझने वाला बात है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद उसके द्वारा किसी कमजोर देश पर शासन करना एवं उसके अनुसार आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों में हस्तक्षेप उपनिवेश कहलाता है। यानी कोई अगर शक्तिशाली राष्ट्र है, जैसे राष्ट्र था एक क्या, अंग्रेज जब भारत आया था तो वो शक्तिशाली राष्ट्र था, ब्रिटिश जब यहां पर आया था तो वो इंडिया से ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण इंडिया कमजोर था। लेकिन इंडिया विश्व का सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब उन्होंने देखा कि इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है और यहाँ पर मसाले, कपड़े, सूती वस्त्र, ये सब का बहुत ही ज्यादा उत्पादन किया जाता था, जिसके कारण जब वो इतने सारे लाभों को देखा तो इस देश में धीरे धीरे बसने लगे और यहाँ का अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद यहाँ का जो भी प्रॉफिट लाभ होता था वो ब्रिटेन चला जाता था। लेकिन कहा जाता है कि उपनिवेश क्या है, जब किसी शक्तिशाली राष्ट्र, किसी कमजोर राष्ट्र पर, कोई शक्तिशाली देश अगर किसी कमजोर देश पर अपना पूरा शासन लगा दे, अपना पूरा शासन लगा करके उस देश को अपने हिसाब से चलाए, उसका इकोनॉमी को खुद कंट्रोल करे, उसे ही उपनिवेश कहा जाता है। अब देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स। यानी भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, भारत 200 सालों तक ब्रिटिश शासन के उपनिवेश के अधीन था, उसी के अनुसार हमारा देश का अर्थव्यवस्था चल रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली या संरचना है जो ये तय करती है कि उत्पादन क्या होगा, कैसे होगा, किसके लिए होगा एवं उसका उपयोग, उपभोग कैसे किया जाएगा। यह तय करता है कि उत्पादन कैसे किया जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज कैसे होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीय क्रियाएं किस प्रकार से होगा, और लोगों तक वस्तुओं का यानी लोगों तक वस्तुएं कैसे पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि ब्राउन, ये एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक यानी अर्थव्यवस्था का एक डेफिनेशन क्या दिया था इसने। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने के लिए एक प्रणाली है, एक सिस्टम है आजीविका अर्जन करने की, यानी रोजी रोटी कमाने का जो अर्थव्यवस्था है वो एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिसमें लोग आर्थिक क्रिया करती है, चाहे वो शिक्षक हो, उसके बाद डॉक्टर्स हो, किसान हो, कोई भी हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब आते हैं कि उदाहरण में आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। यदि कोई किसान गेहूं लगाता है, क्या लगाता है, ये एग्जांपल से समझाया जाता है इसलिए कि ज्यादा समझ में आए। अगर कोई किसान गेहूं लगाता है, व्यापारी उसे बाजार में बेचता है, क्या कर देता है, उसको बाजार में ले आकर के सेल कर देता है। लेकिन एवं लोग उसे खरीदकर उपयोग करता है, उसका इस्तेमाल करेगा ना। जब कोई भी इंसान अगर कोई किसी चीज को खरीदता है मार्केट से, हम ही लोग अगर किसी सामान को लेके आते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। यह पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था का प्रक्रिया है। इसी से किसी भी देश का अर्थव्यवस्था चलता है, वहां के लोगों का जीवन यापन हो पाता है, तभी वो लोग खुश रह पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, वह सभी क्रियाएं या काम, क्रिया या फिर काम जिनसे आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब मान लो कि वो सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होता है, तो इस तरह का बहुत सारा क्रिया या फिर काम हो सकता है। जैसे किसान अगर खेत में काम करता है वो भी एक तरह का कार्य हुआ, उससे भी उसका फसल को बेच करके उसको आय प्राप्त होगा। कोई डॉक्टर किसी अस्पताल में इलाज कर रहा है तो वो भी आय प्राप्त करता है। कोई शिक्षक पढ़ाता है वो भी आय प्राप्त करता है। जितने भी ऐसे काम है जिनसे आय प्राप्त होता है वो सब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उदाहरण में किसान खेती करना, किसान का खेती करना, शिक्षक का पढ़ाना या डॉक्टर का इलाज करना, ये अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित कार्य हैं। अर्थव्यवस्था का मेन निम्नलिखित कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था का काम क्या क्या है, तो उसका काम है उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, नई नई चीजें बनाना। उसके बाद वितरण, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। उसके बाद उत्पादित वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाना, वही सेल्समैन के द्वारा या फिर बड़े बड़े किराना स्टोर में ले आकर के वस्तुओं को उत्पादन करके बड़े बड़े फैक्ट्रियों से ले आकर के दिया जाता है, फिर लोग जाकर के मार्केट से खरीदते हैं। अब देखते हैं रोजगार और आय प्रदान करता है, ये कौन प्रदान करता है, ये आपका प्रदान करता है अर्थव्यवस्था, यानी आर्थिक क्रिया है। लोगों को काम और आय के अवसर प्रदान करता है, ये अर्थव्यवस्था काम देती है। अब हम लोग देखते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, मेनली 3 भागों में, यानी डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को। अब किस किस भाग में आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, यहाँ का स्ट्रक्चर पहला में आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में आपका कृषि आ जाएगा, जब किसान खेत में काम करता है, जो भी फसल उगता है। उसके बाद पशुपालन, जानवरों को पालना, उससे दुग्ध
दुग्ध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, उसको बेचता भी है। उसके बाद वन आ जाएगा, उसके बाद मछली पालन, ये व्यापार है। यही तो है आर्थिक क्रियाएं, यानी वह सब क्रिया जिनसे आय प्राप्त हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब कोई किसान अगर कृषि करेगा तो वो आय प्राप्त होगा, पशुपालन करेगा तो आय प्राप्त होगा, मछली पालन करेगा भी तो आय प्राप्त होगा। उसके बाद देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना को देखते हैं। पहला पार्ट प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद इसमें क्या आता है कि उद्योग निर्माण, फैक्ट्रियां किस प्रकार बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियां किस प्रकार बनाए जाते हैं। गैस एवं बिजली, गैस एवं बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, जैसे बड़े बड़े नदी में डैम बना दिया जाता है। उसके बाद टरबाइन के द्वारा पानी को जितना स्पीड से छोड़ता है उतना स्पीड उतना अधिक बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद आता है इसमें क्या, उद्योग देखेंगे कि उद्योग निर्माण तो आया कि फैक्ट्री बनना, लेकिन किस प्रकार का उद्योग है, जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं विशाल उद्योग। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग यानी जिसमें ऐसा इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ही कम लागत में वो इंडस्ट्री बन जाता है। उसके बाद परिवार के सदस्य मिलकर ही काम करते हैं, उसमें ज्यादा कुछ बड़ा बनाने का यानी प्लान नहीं रहता है। उसमें ये दिमाग लगाया जाता है कि दैनिक चीजें क्या इस्तेमाल होती है, जैसे बांस से टोकरी बनाना, उसके बाद ऊन से वस्त्र खुद हाथ से बनाता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे बांस का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कुटीर उद्योग जो होता है इसमें तंदूर से जैसे लोहे के सामान को बनाना, यह कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। इन उद्योगों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लागत नहीं पड़ता है, लेकिन विशाल उद्योग में बहुत ही ज्यादा लागत पड़ता है। इसके लिए जगह, मार्केटिंग, हर चीज को देखना पड़ता है। लेकिन 3 भागों में तो बांटा गया। तो पहला भाग में आपका कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। द्वितीय भाग में आपका उद्योग निर्माण, फैक्ट्रियां कैसे बनती है। गैस एवं बिजली, फैक्ट्रियों का स्थापना कैसे होता है। तो फैक्ट्री 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं मध्यम और विशाल उद्योग। अब आता है तृतीयक, इसका तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट है तृतीयक क्षेत्र, जैसे बैंक, परिवहन, संचार। क्या, बैंक, परिवहन और संचार। अब अगर कोई किसान कृषि करता है, उसके पास उतना बजट नहीं है, उतना इनकम नहीं है, तो वो जाकर के लोन लेता है। और बैंक से, जब सहकारी बैंक से लोन लेता है तो उसको सहायता मिल जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है लेकिन उसको सहायता मिल जाता है, पैसा एक जगह आ जाता है, तो कृषि करने में सहायता हो जाता है। उसके बाद परिवहन, जब कोई भी चीज किसी फैक्ट्री में अगर बनेगा, किसी उद्योग में बनेगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट तो किया जाएगा, तो वो परिवहन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद संचार, इसका प्रचार प्रसार भी होता है कि ये चीज मार्केट में नया लॉन्च हुआ। इन्हीं प्रकार को भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वन एवं मछली पालन आएगा। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र आएगा। अब हम लोग चलते हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं कि समुद्र से मछली पकड़ना, इन सब चीजें आएगा। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, हस्तशिल्प, यानी जो हाथ से बनाया जाता है, कुटीर उद्योग इसी में आता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बंबू यानी बांस से नई चीजों का निर्माण करना, जैसे टोकरी हो गया। उसके बाद और आप देख सकते हैं तृतीयक एक्टिविटीज में क्या आता है, यानी इसमें आता है कि लोग जाकर के बाजारों में, मार्केटों से सामान को प्राप्त करते, खरीदते हैं, लेकिन इन जगहों में सामान पहुंचा कैसे, जैसे यहां से अगर प्राप्त किया तो यहां जाकर के मार्केट में बेचता है। मार्केट वाला क्या करता है, उसका पैकेजिंग वगैरह और भी स्टैंडर्ड कर देता है, तब जाकर के वो सेल्समैन या फिर मॉल या फिर किसी दुकान में लगता है और जाकर के लोग वहां पर खरीदते हैं। यही है अपना अर्थव्यवस्था, इसी के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या रहता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। यानी अर्थव्यवस्था तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है, लेकिन उसका प्रकार क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। यानी पूरे विश्व में 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है। कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है। पहला आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां हम लोग को यही समझ में आ जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी रुपया पैसा से संबंधित अर्थव्यवस्था होगा, इसमें ज्यादा इनकम प्राप्त होगा। उसके बाद समाजवादी, जो समाज को लेकर के चले, और मिश्रित, इसमें इन दोनों का मिश्रण होता है। 3 प्रकार का पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पाया जाता है। पहला आपका पूंजीवादी, दूसरा आपका हो जाएगा समाजवादी और तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहला को देखते हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखाने, मशीनें आदि पर निजी व्यक्ति, क्या बोलता है, निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब मालिकाना, उसका मालिक कौन होता है, कोई निजी और खास व्यक्ति होता है, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात और है कि यहाँ कहा गया है कि उत्पादनों के साधनों का जैसे भूमि, कारखाने, मशीन। अब भूमि से क्या उत्पादन हो सकता है? अगर बीज बोएंगे तो फसल प्राप्त होगा। उसके बाद जैसे कारखाने में नई चीजों का निर्माण होता है, नई चीजों को बनाया जाता है जो लोगों के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद मशीन क्या करता है? नई चीजों को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा बनाने में हमारे सहायता करता है। जैसे अगर मान लीजिए एक एक्सरे मशीन है तो वो ज्यादा सहायता करता है कि लोगों को जो अंदर में प्रॉब्लम है वो कैसे दिखाया जाता है। तो ये मशीन ना हुआ, यही तो है उत्पादन का साधन। उसके बाद इन सब चीजों पर किसका हो? निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो। इन सब चीजों पर अगर निजी व्यक्ति का स्वामित्व रहेगा तभी जाकर के वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि नोट में दिया गया है, इसमें ये नोट में क्या दिया गया है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मुख्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेन देखा जाता है कि लाभ, इनकम कैसे प्राप्त हो जाए। इसमें कोई ये नहीं देखा जाता है कि समाज का सभी वर्गों के लिए ये उपलब्ध है या समाज का सभी वर्गों का विकास हो। इसमें पूंजीवादी यानी ज्यादा लाभ कमाने का उद्देश्य किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका विशेषता क्या क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका क्या प्रमुख विशेषता है, क्या खासियत है? इसका प्रमुख विशेषता निजी स्वामित्व, वही यानी कोई खास व्यक्ति इसका मालिक हो। संपत्ति और उद्योग निजी व्यक्ति के होते हैं, संपत्ति और उद्योग निजी व्यक्ति के होते हैं। उसके बाद मुक्त बाजार, मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतें तय होती है। जिस तरह डिमांड होता है मार्केट में, उस तरह इसका प्राइस भी बढ़ता है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन किस प्रकार का होता है? कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होते रहती है, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होते रहती है। अगर कोई कंपनी किसी वस्तु को, किसी सामान को कम रेट में दे रहा है तो ये और भी उससे कम रेट में देगा, क्योंकि इसका सेल ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही है लाभ कमाना, इसीलिए इसमें ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के साधन जैसे भूमि, बैंक आदि का स्वामित्व, नियंत्रण सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। एवं इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है, समाज का विकास करना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व, जैसे भूमि हुआ, बैंक हुआ, कारखाने हुआ, इन सब का स्वामित्व कौन होता है? वहां का गवर्नमेंट, वहां का सरकार होता है। और उसका इस अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है कि ये अर्थव्यवस्था जो है इसका मेन उद्देश्य बस यही है कि समाज का विकास करना, समाज का कल्याण करना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तरफ से देखते हैं कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इन दोनों देशों में क्या है? तो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सरकार के कंट्रोल में रहता है वहां का अर्थव्यवस्था, निजी व्यक्ति का कोई काम नहीं है वहां पर, और उसका मेन उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है। तो सामाजिक कल्याण लाभ कमाने के बजाय जनता यानी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें लाभ कमाना मेन उद्देश्य नहीं होता है, इसमें लोगों को सुविधाएं दी जाती है। उसके बाद दूसरा उसका विशेषता सरकारी स्वामित्व, उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने, बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। ये इसका मालिक कौन होता है समाजवादी में? तो सरकार होता है। उसके बाद तीसरा रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, सभी नागरिकों को रोजगार तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, सभी नागरिकों को, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी भी हो और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण हो। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां और सरकार मिलकर के देश का विकास और अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया में क्या है? भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे आप देख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र, क्या बोलता है कि सरकारी और निजी क्षेत्र यानी सरकार, गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं, इसका ये विशेषता है। दूसरा, सरकार आवश्यक उद्योगों और सेवाओं पर नियंत्रण रखती है। आवश्यक यानी जरूरी उद्योग और सेवाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल रखती है। उसके बाद आर्थिक विकास और सामाजिक समानता दोनों पर जोर दिया जाता है कि आर्थिक भी विकास हो, लोगों को रोजगार का अवसर भी मिले। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास यानी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, इसका विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधा
जैसे वो पहले बीज अगर बोइएगा तो अंकुरित होता है, अंकुर से धीरे धीरे पत्ते बाहर आते हैं, फिर वो पत्तों से शाखाएं बनती है, शाखाएं जब बड़ी हो जाती है तो पेड़ का रूप ले लेता है, फिर उससे फल प्राप्त होता है। उसी तरह एक देश का, एक राष्ट्र का अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सिस्टम होता है। किसी भी देश का इकोनॉमी सिस्टम अचानक से नहीं बढ़ जाता है या उसका जीडीपी अचानक से नहीं बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे ही होता है, लेकिन उसमें काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अब देखते हैं कि एक पौधे की तरह होता है, जैसे किसी देश या राज्य क्षेत्र में उत्पादन, अगर आय, इनकम आ रहा है, आय, रोजगार और व्यापार, लोगों को कमाने खजाने का मौका मिल रहा है, कैसे रुपया कमाया जाए। उसके बाद व्यापार यानी बिजनेस और लोगों के जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर, लोग अपना डेली लाइफ कैसे जी रहे हैं, उसका रोजमर्रा का जो जिंदगी है वो किस प्रकार बीत रहा है। उसके बाद लगातार सुधार होना, इसमें लगातार सुधार होना अर्थव्यवस्था का विकास कहलाता है। यहां कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का विकास किसे कहते हैं, तो लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहना, उल्लू का यानी जीवन स्तर में सुधार आना, अगर पढ़ रहा है पढ़ाई में सुधार आना, उसका हेल्थ केयर में सुधार आना, उसके बाद उसका इनकम बढ़ना, यही है अर्थव्यवस्था का विकास। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति, यानी इसका जो अभी हालत है, स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक, किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है। ये जो अभी हम लोग डेवलप की ओर जा रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो जा रहा है, भारत का अर्थव्यवस्था, ये किसी एक समय का चमत्कारिक नहीं है कि आज आया और कल हम लोग का जीडीपी इतना हो गया। ये बहुत देर से चलते आ रहा है और अभी हम लोग बढ़ भी रहे हैं। उसके बाद आर्थिक विकास क्या है, अब हम लोग समझते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक वर्ष के अवधि में कुल राष्ट्र के लोग जो जितना भी, चाहे वो यानी उत्पादन में हो, साधन में हो, निवेश करता है, अर्जित करता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर, उसके साथ साथ ही लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निरंतर सुधार होना, इसी को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आते हैं समावेशी विकास। आर्थिक विकास तो समझ गए कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो और उसका रहन सहन में। तो समावेशी विकास क्या है, तो वह विकास है या वो विकास है जिसमें आर्थिक प्रगति लाभ, समाज के आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सभी वर्गों, यहाँ क्या बोलता है, समाज का सभी वर्ग, यहां पर भेदभाव नहीं होता है, सभी वर्गों के लिए ये अवेलेबल है, सभी वर्गों का समान रूप से मिले और कोई भी वर्ग लाभ से वंचित ना रहे, लाभ से वो वंचित ना रहे, सबको मिलना चाहिए। ये कौन सा विकास होगा, ये समावेशी विकास, यानी ऐसा विकास जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग छूटा ना रहे, अछूता ना रहे, सबको क्या मिले, वंचित ना रहे, सबको मिले उसका अधिकार और ये सबके लिए समान होता है। नोट में आप देख सकते हैं कि विकसित शब्द, यानी विकसित शब्द प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए क्या आता है, यहां पर होगा वृद्धि शब्द, क्या होगा, वृद्धि शब्द होगा, क्या होगा, वृद्धि शब्द। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है। किस देशों के लिए, तो विकसित, यहां पर क्या बोला है कि विकसित देशों के लिए, जो डेवलप है, जो डेवलप देश है, वहां पर किसी चीज का कमी नहीं है। उसके बाद और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जा रहा है, जो अभी विकास की ओर बढ़ रहा है। अब आता है कि अर्थव्यवस्था में किया जाता है सतत विकास क्या है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा विकास जिसमें वर्तमान जो प्रेजेंट में जो अभी पीढ़ी चल रहा है उसका भी यानी जरूरत को पूरा किया था, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी इन फ्यूचर आएगा उन सब का भी ध्यान रखा जाए, उसे ही सतत विकास कहा जाता है। उदाहरण, सौर ऊर्जा का उपयोग, अगर हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो बिजली बचेगा, नदी का डैम हम लोग का सेफ रहेगा। उसके बाद वर्षा जल का संरक्षण, अगर वर्षा जल का संरक्षण करेंगे इससे लाभ ये होगा जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल हमेशा बना रहेगा, उसका कमी कभी नहीं होगा। उसके बाद वृक्षारोपण, जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतने हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यकता है, पर्यावरण के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा और जितना पेड़ पौधा होगा उतना वर्षा होगा, उतना वर्षा होगा। अब चलते हैं हम लोग कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन किसे कहा जाता है, तो देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा संसाधनों का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है।
अगर देश में कोई भी संसाधन है उसको एक सिस्टम के रूप में और एक तरीका सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना, वही होता है आपका आर्थिक नियोजन, उसे ही कहा जाता है। उसके बाद भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। ये बात याद रखिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुआ था। 1951 से 1956 में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? आखिर पंचवर्षीय योजना जो होता है उसका एक उद्देश्य रहता है। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई पर था। कृषि यानी खेती बाड़ी जो फार्मिंग जो करता है वो किस प्रकार ज्यादा डेवलप हो। अगर 1 बीघा में या 1 एकड़ खेत में अगर 20 कुंटल हो रहा है तो उसको डबल कैसे किया जाए, इस पर विकास हो रहा था। और सिंचाई पर यानी खेत में सिंचाई का व्यवस्था कैसे लाया जाता है। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में होता है। योजना 1956 से 1961 ईस्वी में हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन फोकस तो था उद्योगों का विकास, यानी इंडस्ट्रीज कैसे बढ़े, लोगों का रोजगार कैसे मिले। फैक्ट्रियां ज्यादा बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग सही रहेंगे और देश का विकास होगा, इस पर था। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जो 1961 से 1966 के बीच हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि और उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना था, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का उद्देश्य था। अब हम लोग देखते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो बहुत ही फेमस हुआ है। यह पंचवर्षीय योजना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी 2007 से 2012 तक है। 2007 से 2012 तक लिया गया था और इसका उद्देश्य समावेशी विकास। इसका उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय का योजना का उद्देश्य था कि समावेशी विकास हो, यानी ऐसा विकास जिसमें कोई भी समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे लाभ के लिए। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में हुआ था और इसका उद्देश्य भी क्या था? समावेशी विकास ही था, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा विकास नहीं हो पाया था, यानी ज्यादा काम समावेशी क्षेत्र में नहीं किया गया था, जिसके कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना में उसी उद्देश्य को लेके चला गया। नोट में आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में योजना आयोग की जगह अब ये योजना आयोग नहीं है, वर्तमान यानी प्रेजेंट में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का तो नीति आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि यानी योजना आयोग का काम बंद हो गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है, इसमें नीतियां बनती है। भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ है। 2015 में हुआ है, 1 जनवरी 2015 को हुआ है नीति आयोग का। और नीति आयोग किसका स्थान लिया है? तो वो लिया है आपका, यानी योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग का पूरा नाम दिया गया है। और इसका गठन ये याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब हम लोग आते हैं कि मौद्रिक विकास, क्या आते हैं? मुद्रा, रुपया का विकास कैसे हुआ, रुपया का विकास किस प्रकार हुआ। क्योंकि पहले क्या चल रहा था? पहले चल रहा था यानी आप कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को दिया जाता है। अगर आप गेहूं लेके गए तो आपको चावल मिल रहा था, उस समय मुद्रा पैसा का विकास नहीं हुआ था। ऐसा प्रक्रिया, मौद्रिक विकास ऐसा प्रक्रिया या फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था में मुद्रा यानी पैसा, बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार, उसे ही मौद्रिक विकास कहा जाता है। जिसमें पैसा का विकास हुआ, पैसा आएगा तो बैंक तो आएगा ही, क्योंकि उसको संभालने वाला, उसका मैनेजमेंट भी चाहिए। मौद्रिक विकास से लेन देन आसान होता है, मौद्रिक विकास से लेन देन आसान होता है। अगर कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई व्यक्ति एक बोरा अगर या फिर एक गठरी चावल लेके जाएगा तो वो वेट होगा, उसका वजन होगा। लेकिन वहीं अगर वो कुछ रुपया लेके जाएगा तो उस चावल के बदले में वो गेहूं खरीद के ला सकता है। एवं व्यापार यानी बिजनेस में आर्थिक विकास को गति मिलता है। मौद्रिक विकास से आर्थिक विकास को बहुत गति मिला है। लेकिन जब आप नोट में देखेंगे तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जब पैसा का विकास नहीं हुआ था, मुद्रा था ही नहीं, तो लोग वस्तुओं का लेन देन अपने दैनिक जीवन में करते थे, अपने डेली लाइफ के जीवन में करते थे, वस्तुओं का ही लेन देन। जैसे यानी उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु ही दिया जाता है, क्योंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। अब हम लोग देखते हैं
राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो वह कुल आय यानी पैसा जो किसी देश के नागरिक एवं नागरिक एक वर्ष बोला गया यानी 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत 1 वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त करता है। चाहे वो कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई संस्था में काम करता है, कोई अस्पताल यानी हॉस्पिटल में काम करता है, जो भी उसका इनकम प्राप्त होता है यानी वह कुल आय जो किसी देश के सभी नागरिक जब भी कोई काम करता है उससे आय प्राप्त होता है, और जितना भी होता है पूरे देश को एकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसका योग निकाला जाता है, उसे ही आपका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसके बाद जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम जितना अधिक होगा वो देश उतना ज्यादा विकसित होगा, क्योंकि लोग सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका विकास और ज्यादा होगा, वह उतना ही विकसित होगा। जिस देश का भी नेशनल इनकम ज्यादा होगा वो उतना ही विकसित होगा। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या देखते हैं? प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम हर इंसान कितना कमाता है। पर कैपिटल इनकम में देखते हैं कि वह औसत आय जो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई देश है, जैसे आप मान लीजिए हमारा भारत है, अगर आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं, भारत में अगर मान लीजिए कि उसका यानी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम 10 लाख है और वहां का आबादी 100 है, ये एग्जांपल्स है, रियलिटी में कुछ और है। एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यदि किसी देश का राष्ट्रीय आय कितना है, 10 लाख है, कितना है, 10 लाख है, और जनसंख्या मात्र 100 है, तो प्रति व्यक्ति आय 10,000 होगा, क्योंकि हम इस 10 लाख को 100 आदमी में डिवाइड कर दिए, जिसके कारण जो प्रति व्यक्ति आय ये इसका भागफल निकलता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। पर कैपिटल इनकम में क्या होता है कि नेशनल इनकम को कुल जोड़ा जाता है और देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। जो उसका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा पर कैपिटल इनकम। अब हम लोग देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक संस्था है, ये जारी करता है। देखिए ये क्या है, तो HDI एक मापदंड है जो किसी देश के मानव विकास, किसी भी देश का मानव विकास, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है, मानव विकास का अनुमान किस प्रकार, अनुमान स्वास्थ्य यानी उसका हेल्थ के हिसाब से वो कितना स्वस्थ है, बीमार कितना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर करता है। वहां का शिक्षा देखता है, एजुकेशन रेट किस प्रकार है, उसके बाद वहां का हेल्थ का कंडीशन किस प्रकार है, और वहां का आय यानी इनकम किस प्रकार आता है, उसको वो देखता है। HDI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन सा देश कितना विकसित है और वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो आकलन लगाता है। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा, आय, यही तो उसका दैनिक जीवन में आता है। तो प्रकाशित किया था पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में तैयार किया गया था। इन दो लोगों के, ये लोग बहुत ही ज्यादा महान थे, क्योंकि ये जो महबूब उल हक है ये आपका पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था जो बहुत ही ज्ञानी था, और ये जो अमर्त्य सेन है ये भारत के नोबेल पुरस्कार व्यक्ति थे। यानी ये बात सही है कि नोबेल पुरस्कार उसी व्यक्ति को मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा सम्मानित व्यक्ति होता है। उसके बाद मार्गदर्शन में इन्हीं के अनुसार वो रिपोर्ट तैयार किया गया था। कब? 1990 ईस्वी में। लेकिन भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI रिपोर्ट कब आया भारत का? तो 13 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। 13 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।